के लिए करंट अफेयर्स जो हैं सबसे जरूरी हैं। जो करंट अफेयर्स में आगे जाएगा उसी की जनरल अवेयरनेस में मार्क्स आगे ज्यादा आते हैं। ओके, इस चीज को आप ध्यान से रखना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट जो हेडलाइन ही न्यूज द हिंदू एनालिसिस पे आई है उस पे बात करते हैं। द स्टैम्पेड एट प्रेयर मीट इन यूपी किल्स 116। तो एक प्रेयर मीट मतलब उसको सत्संग कह सकते हो आप। सत्संग में यूपी में हाथरस की घटना है ये। 116 लोग मर गए हैं, वहां भगदड़ मच गई, तो स्टैम्पेड हो गया और 116 लोगों की जो है मौत हो गई। और इसके ऊपर अब चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी फॉर्मेशन कर दी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंसिडेंट को। ओके, तो चलो ऐसा है कि अब ये हेडलाइन है, इस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इट इज हेडलाइन, इट इज सैड न्यूज। सो प्रेयर मीट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो भी वहां पे जख्मी हुए हैं, मरे हुए हैं, उनके जो परिजन हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं अफेक्ट हुए हैं, वी प्रे वेल विशेस जो भी हमारी हैं, गॉड से प्रे करते हैं उनके लिए कि उनका सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो इस प्रे के साथ ही जाएगा, जिसको हम कह देते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ओके जी, तो यहाँ पे इस न्यूज में एज पर जो हमारे ये कहेंगे कि स्टैम्पेड के रिगार्डिंग कि ये इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बट अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे का सारा एक मिस मैनेजमेंट होती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पे ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो ये मिस मैनेजमेंट का एक केस होता है। तो जनरली ये इसको एक हिमाचल प्रदेश में माता नैना देवी का जब मंदिर है वहां पे स्टैम्पेड हो गया था, तो वहां पे भी लोग मरे थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशंस दी जाती हैं। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ठीक है जी, अब आज इसको शुरू ही किया है तो हम देख लें। ये है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। ये जिसका जो मतलब यहाँ पे सत्संग हो रहा था उसका नाम है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। और जो इनके गुरु जी हैं जो ये कर रहे थे उनको ये नारायण सकर हरि, नारायण सकर हरि कहते हैं। वैसे उनका नाम है सूरजपाल, पुलिस से रिटायर्ड होके वो इधर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं। उनको इनके जो भक्त लोग हैं वो बोले बाबा भी कहते हैं, तो इस पॉइंट से कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इससे ज्यादा इसमें कोई हमें नहीं लेना इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक इवेंट है, सैड है, पर अब हम आगे चलते हैं। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी एट SCO समिट इन कजाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे ये एक क्वाइट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हो रही है, इसको आप समझो। हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सो दैट कि हमें इसकी इनपुट्स भी आगे पता लगे कि एक्चुअल है तो है क्या ये चीज। ठीक है, दूसरा, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गोइंग टू SCO समिट। व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू SCO समिट, दैट इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। बट सबसे पहले तक क्वेश्चन ही है व्हाट इज SCO समिट, ये ध्यान रखना। SCO समिट क्या है? SCO है शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई, मैं इसको यहां लिख देता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बैकग्राउंड हमें पता होना जरूरी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर लिया गया। तो इंडिया
और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान ये कब, ये हुआ 9 जून 2017 में हम मेंबर बने हैं एज एन इंडिया, जो हम इसके मेंबर आए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ये आ सकता, मतलब आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट मेंबर जो इस टाइम पे आए हैं तो वो है यूरेशियन ग्रुप से। यूरेशियन ग्रुप क्या है ये भी आपको समझा है। यूरेशियन, एशिया, इसमें एशिया और यूरोपियन कंट्रीज दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये यूरेशियन ग्रुप बना है। तो इसमें से इस बार जो नई एंट्री है, जैसे 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री हुई, सो नाउ द न्यू एंट्री इज बेलारूस। तो ये आपका करंट अफेयर का पॉइंट आ गया। व्हाट इज दैट? बेलारूस इज द न्यू एंट्री इन दिस। नाउ वेयर इट इज बीइंग हेल्ड, तो यहां लिखा ही है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, इन कजाकिस्तान देयर इज ए प्लेस दैट इज अस्ताना। अस्ताना कहां पे है? कजाकिस्तान। ओके, तो ये अब यहाँ पे सबमिट हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है वैसे इनका? ये पर्पस ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैठ के यहाँ पे इन कंट्रीज के हेड्स बैठते हैं और जो वर्ल्ड पीस के लिए, आपस में जो कुछ पीस के लिए, कुछ जो आपस के जो झगड़े हैं उनको देखने के लिए, एक दूसरे के जो कोऑपरेशन के लिए ये कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पस है। और ये अभी कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है शंघाई, कजाकिस्तान में है। तो यहाँ पे अगर हम ये भी देखें तो ये आज की स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिनिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर, जो नए स्टूडेंट्स हैं कई बार उनको भी नहीं, ये भी नहीं पता है, ये पिछली गवर्नमेंट में भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। इस बार फिर से ये रिपीट हो रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कजाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मूरत नुटेल्यू इन एस्टाना। तो वहां पे उनसे बात हो रही है। अब इस पे आगे बात करते हैं। ये इसमें कौन कौन आ रहा है, कौन कौन, ये कौन कौन आ रहा है उस पे आपको फिर समझ आएगी कि हो सकता है, ये हम एग्जैक्ट में नहीं कह सकते, हो सकता है या दुनिया ऐसा अंदाजा लगा रही है कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो यहाँ पे आ रहे हैं जी, ये ध्यान में रखना। एक तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फर्स्ट यहाँ पे एंट्री हो रही है, व्लादिमीर पुतिन। ये अब ये यूपीएससी का अगर हम देखें, यूपीएससी या पीसीएस के हिसाब से देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का पॉइंट आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ भी आ रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग चाइना के आ रहे हैं, चाइना से जी जिनपिंग। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गोइंग टू यहाँ पे कजाकिस्तान। द रीजन इज दैट इट इज maybe it may not be false, but because we cannot say what is the exact reason, the reason may be that Prime Minister Modi do not want to share a stage with Chinese president and Pakistani president. That is the reason. Okay, now ठीक है, अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट यहाँ पे एक और पॉइंट आपको इसमें, अगर आप इसमें पीछे, आप अगर पीछे न्यूज़पेपर चैनल्स पे आप पढ़ते होगे या जैसे भी होगा, तो आपको ये पता होगा कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑलरेडी कैंसल्ड इट ट्वाइस। Kyrgyzstan or Central Asia has called Prime Minister Modi twice, but Prime Minister Modi refused somehow, whatever the reason it may be. So first time it was Republic Day in 2022, Prime Minister Modi was called, but it was refused because of COVID-19. And then SCO Summit 2023, again Prime Minister Modi was invited, but Prime Minister Modi attended that in virtual format, not in actual format, in virtual format.
सो इन दिस वे, जो अगर आपको कोई बुला रहा है 2 बार 3 बार आप नहीं जा रहे, तो फिर आपकी जो जिसको कहते हैं प्रेस्टीज है, जहाँ आपकी उनकी नज़र में कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, तो ये पॉइंट उठते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। अपने पर्सनल रिलेशंस में भी अगर हम किसी को 2 बार 4 बार कॉल किया है, वो नहीं आता है, तो उसकी फिर सेंस देखनी पड़ती है, वो क्यों नहीं आ रहा, हमें इग्नोर कर रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इग्नोरिंग SCO? सेकंड, कितनी देर तक, हाउ मेनी टाइम्स विल ही इग्नोर? क्योंकि जो नेक्स्ट जो SCO समिट हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है, तो वो पाकिस्तान में भी इग्नोर करेंगे कि मुझे नहीं जाना, तो ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम हो जाएगा इस तरह से। फिर 2025 में ये समिट हो रही है चाइना में, तो वहां पे भी क्या इग्नोर करेंगे? और ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। पर अब ये आप ये कहोगे कि भाई वहां पे व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो भाई रशियन प्रेसिडेंट के साथ तो हमारी अच्छी है, हमें उनके साथ तो शेयर कर सकते हैं ना, हम स्टेज शेयर कर सकते हैं, बट अवर डिप्लोमेसी इज मूविंग इन अनदर वे। हमारी डिप्लोमेसी ने ऑलरेडी ये बात आगे शुरू कर दी है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक रीसेंट अब होगी कोई ना कोई विजिट रशिया में, जिस वजह से उन्होंने पहले कह दिया कि हमें यहाँ पे मिलने की जरूरत नहीं, हम रशिया में ही आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। ओके, सो इन दैट वे, सो ये स्ट्रेटेजी है। जैसे G20 इंडिया में हुआ तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को तो कॉल ही नहीं किया गया, और चाइनीज प्रेसिडेंट को कॉल किया गया था, बट ही रिफ्यूज टू कम हियर। In similar way, when he is refusing in our function, so the straightforward answer is that we will refuse to share any stage with him. So that is the thing. ओके, अब वट एवर नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें यहाँ पे ये समझना है कि इंडियन पॉइंट्स क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, वहां पे हम इंडियन पॉइंट्स क्या रखेंगे, तो उस पॉइंट में कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजिंग दिस यूटिलाइजेशन ऑफ शाहबर पोर्ट। तो शाहबर पोर्ट जो है यहाँ पे शाहबहार पोर्ट जो है उसको प्रमोट करना है ये, क्योंकि शाहबहार जो पोर्ट है दैट इज द एंट्री टू मिडल ईस्ट थ्रू लैंड, सो दैट इज द वन पॉइंट। Second is maximum using of international north-south transport. Learn this thing, INSTC. ISTC, that is International North-South Transport Corridor connecting. So it is connecting Central Asia, Russia by train. So that is the second point that India want to raise there or want to show, and it's a concern about that. But now third point here, it is Indian Middle East IMEC. So try to remember these terms whatever I am writing here in your copy, because these terms are quite important if, in point of view of our examination. IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, IMEC. सो ये जो कॉरिडोर है, अभी जो इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज स्टॉल्ड। सो अभी ये रुका हुआ है, तो उसमें इंडिया अपनी कंसर्न शो कर रहा है। अब आप ये भी पॉइंट होता है कि अब क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया इट इज एन इंटरनेशनल मैटर, इंटरनेशनल रिलेशन मैटर, सो यहाँ पे पोर्ट शो करने की क्या जरूरत है? अगर आप नहीं करोगे तो मिस्टर शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपनी पोर्ट कासिम पोर्ट और ग्वादर पोर्ट जो है उसको प्रमोट करेंगे, तो आपको भी पैरेलली कुछ प्रमोट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये न्यूज उसका जो पूरा जो हम कह सकते हैं कि
जो एनालिसिस है वो आपको दिया है प्रीवियस, और ये तो इसको जानने आप। वैसे इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन क्या है कि फोकस ऑन, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज द क्वेश्चन फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू. So its Astana declaration says that it may focus on strengthening ties between SCO country. SCO country means all the countries which are coming in between this SCO, Shanghai Cooperation Organization, on economic issues, connectivity, fighting terrorism, and regional development. So that is the first news that you have to note down these things. Okay. Okay, now next point here, it is on your screen. No effort to retrieve Kacha Thivu by BJP regime's Tamil Nadu CM. So ये क्या स्टेट न्यूज है, तमिलनाडु की न्यूज है? नहीं, स्टेट न्यूज नहीं लेके आया, एक छोटी सी न्यूज है ये। हमें ये आज ये न्यूज जो है ना, हमें एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश में हेल्प करेगी। ये न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन से फिर से लगने वाली है, और इसके साथ अब ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, वो नोट करने हैं, सो दैट कि कहीं पे ये न्यूज आती है, आगे पॉइंट्स आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो छोटी न्यूज होती हैं कई बार वही न्यूज आगे जाके बड़ी न्यूज में कन्वर्ट होती हैं। ये कच्चा थीवू पॉइंट क्या है? रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब वापस लेना, ये क्या है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न करें, आप समझें क्या चीज है। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ना, आपकी स्क्रीन अभी मैं कुछ इस तरह से ड्रा कर लेता हूं। हम चलते हैं रामेश्वरम, तो आपको रामेश्वरम समझ में आ गया होगा कि भाई रामेश्वरम कहाँ पे है। तो रामेश्वरम दो चीजों के लिए समझा जाता है। जब भगवान राम हमारे लंका पे अटैक करने के लिए गए, तो समुद्र तट पे रामेश्वरम, राम के ईश्वर, राम के ईश्वर कौन है जी? राम के ईश्वर हैं भगवान शिव। भगवान शिव की स्थापना की, मतलब मंदिर बनाया और पूजा की, रामेश्वरम। तो ये वो प्लेस है। हम कहाँ चले गए? ये तमिलनाडु, यहाँ पे ये इंडिया, इंडिया में ये तमिलनाडु, ये है इंडिया तमिलनाडु। स्क्रीन पे आप ध्यान देके इन पॉइंट्स को नोट करें, एक कॉपी लगाएं, हमारे साथ रोज जुड़ें, रोज के रोज ये पॉइंट नोट करते चले जाएं। अब ये इसके सामने जहां पे सेतु है, सेतु के बाद ये यहाँ पे श्रीलंकन पार्ट आ गया, इस पार्ट को कहते हैं मन्नार, मन्नार, और ये श्रीलंकन पार्ट है ये। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ छोटे छोटे जो कह सकते हैं आइलैंड्स हैं, जो श्रीलंकन आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे से आइलैंड्स इस तरह से। ये इन आइलैंड्स के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड है जिसको कच्चा थीवू आइलैंड कहा जाता है। कच्चा या कच्चा कहेंगे इसको, थीवू आइलैंड है। प्रोनाउंसिएशन है, तमिल प्रोनाउंसिएशन है, हो सकता हम गलत बोल रहे हों, ठीक है। तो ये इंडियन और श्रीलंकन रिलेशनशिप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा झगड़ा है हमारे तरफ से और उनकी तरफ से। जो तमिलनाडु है, वहां के लोग इस पे, मतलब वहां पे एक ये मेजर इशू है, तमिलनाडु में एक मेजर इशू है, तो इंटरनेशनल रिलेशन बनता है। इसमें बेसिक इशू क्या है कि फिशिंग राइट, इसको आप कह सकते हो फिशिंग राइट, कि हमें मछली पकड़ने का राइट है, फिशिंग राइट इशू कह सकते हैं। पर उस वो बढ़ता ये हो गया कि अब इशू ये हो गया कि ये हमारा है या किसी और का है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो पाक, इसको जो समुंदर है जो इसके बीच में से निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया, पाक स्ट्रेट। ये कभी भी आपको पता हो आ सकता है,
पाक स्ट्रेट, जो ये पाक स्ट्रेट ही है, ये सारी, इसमें पाक स्ट्रेट में कच्चा दीथीवू है। इंडियन कोस्टल से लगभग 33 किलोमीटर है। और यहाँ ऊपर अगर आप जाफना, जो श्रीलंका के ऊपर जो सबसे टॉप पीक पॉइंट है, उस जाफना से ये 62 किलोमीटर है, 62 किलोमीटर पे है, तो बीच में है। तो समुद्र में, तमिलनाडु में मछली पकड़ने जाते हैं यहाँ पे, तो वहां पे फिर वो लोग यहाँ पे ठहरते हैं, कुछ देर रुकते हैं, पर ये अनइनहेबिटेड है। अनइनहेबिटेड मतलब यहाँ लोग नहीं रह सकते, यहाँ पे पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बस एक टापू है। लोग थोड़ी देर जो अपने मछुआरे हैं वहां पे जाते हैं, और मछुआरे रुक के वहां पे अपने जाल वगैरह सुखा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च है। कैथेड्रल चर्च, वहां के लोग इसको बड़ा मानते हैं, तो वहां पे कोई भी रिलीजियस फंक्शन जो जब कभी होता है तो कैथेड्रल चर्च में वो जाते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये कच्चा थीवू की हिस्ट्री क्या है, ये बहुत पुराना नहीं है। 14 सेंचुरी मतलब 1300 के ऑनवर्ड एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज फॉर्म्ड, तो वहां पे इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो इनिशियली वहां पे श्रीलंकन जो जाफना किंगडम कह सकते हो आप, वहां उनका ही राज था, वो श्रीलंका के पास ही रहता है, श्रीलंका के पास, तो उसका ही हिस्सा था। देन 17th सेंचुरी में, अब 17th सेंचुरी मीन्स 1800, तो मदुरई अब इंडिया का, तमिलनाडु का पार्ट है, तो मदुरई में एक नायक डायनेस्टी हुई। नायक डायनेस्टी है, राजवंश, उसने इस पे रामनाद मतलब जिम्मेदारी सिस्टम के अंडर इसको अपने अंडर रखा हुआ था। तो अब एक पहले क्या श्रीलंका में भी था, इंडियन भी था, तो चलता रहा। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटेन ने इंडिया पे भी कब्जा कर रखा था, श्रीलंका भी उनके अंडर था, दैट इज ब्रिटिश सिलोन। तो ये मद्रास, उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था, मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको आज चेन्नई कहते हैं, तो उसका ही एक पार्ट था। अब श्रीलंकन व्यू क्या कहता है, वो क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, वो कहते हैं कि पोर्टुगीज जब आए थे 1505 में, तो वहां पे आए थे, ये पोर्टुगीज का बसाया हुआ है, उसके बाद हमारा पास वहां जो भी है सब कुछ, तो इसलिए ये हमारा है, तो ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। अब इंडियन कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, हम जाते हैं, तमिल पीपल वहां पे हैं, तो ये इसमें जब ये सारी बात हुई, सब कुछ हुआ, 1974 में दोनों कंट्रीज बैठे, 1974 में भारत से भी बैठे, श्रीलंका से भी बैठे, तो एक एग्रीमेंट हो गया, इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट, श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हो गया। तो उसमें क्या हो गया कि उन्होंने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, भाई ये आपका ही हिस्सा, आपको दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। अब इसमें, अब हम यहाँ बैठे हैं, इधर नॉर्थ में बैठे हैं, हमें तो लगता है यार फिर क्या हो गया, दे दिया, पर वहां का जो तमिलनाडु के लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने उसको क्यों दिया, क्यों सरेंडर कराया। तो 1976 में फिर से एक एडिशनल एग्रीमेंट आ गए, बैठ गए दोनों देश इकट्ठे होके बैठे। उन्होंने कहा कि भाई अब दूसरा एग्रीमेंट ये है कि आपके जो मछुआरे हैं वो हमारी तरफ ना आए, हमारे मछुआरे आपकी तरफ ना जाए, तो ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। पर ये जो आइलैंड है, ये फिर से बीच में पड़ जाता, तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन, वो कहते हैं हमारा, ये कहते हैं हमारा, तो कंफ्यूजन हो गया। अब इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनको बोला है, तमिल पीपल है, इंडियन पीपल, कि भाई आप जब समुद्र में जाते हो, आप मछली पकड़ने जाते हो, आपको रेस्ट करना है, थोड़ी देर के लिए आप उसके चले जाओ, रहना तो रह तो सकते भी नहीं, पर आप रहो, अपने जाल सुखाओ और फिर से वापस आ जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है।
दूसरा, जब आपकी रिलीजियस कोई फंक्शन है जो चर्च के साथ, कैथेड्रल चर्च के साथ रिलेटेड है, आप आओ कैथेड्रल चर्च में अपना जो भी रिलीजियस फंक्शन है परफॉर्म करके आप उसको करो। कोई आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, आप श्रीलंकन पार्ट में आए हो तो कोई बात नहीं, आप आओ चले जाओ। पर हुआ क्या, 2009 आया, 2009 में ये क्या हो गया कि श्रीलंकन सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी और वहां पे कुछ हमारे मछुआरे गए, उनको पकड़ लिया और कस्टोडियल टॉर्चर, मतलब टॉर्चर किया गया। जब उनको टॉर्चर किया गया तो तमिलनाडु में फिर से डिमांड उठ खड़ी, भी वो हमारा हिस्सा है, हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चला गया। अब तमिलनाडु का स्टैंड क्या है, तमिलनाडु कहता है हमने 1974 में पहला हुआ था ना, कहते हैं हमने 1973 में ही बोल दिया था कि इसको अपने हिस्से में रखना है। फिर 1991 में कहते हैं हमने अपोजिशन, वहां जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी, अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर लॉ पास किया कि ये जो आइलैंड है हमारा हिस्सा है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको डाल दिया। वहां पे जब बहस हुई तो इसको कहते हैं परपेचुअल लीज ऑफ आइलैंड, कि लीज पे ले लो। परपेचुअल लीज, लीज होता है कि 100 साल की लीज पे अपने पास रख लो, परपेचुअल लीज ऑफ जो आइलैंड कहा जाता है ये। ठीक, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉल किया 2013 में, जब हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंडर थी, तो उन्होंने कहा भाई सारा कुछ हो चुका है, जो ये कि वापस लेने की बात है, हमसे कोई ले ही नहीं गया, वो तो उनका ही हिस्सा था, जो वो आइलैंड था वो उनका ही हिस्सा था, तो हम कैसे वापस ले सकते हैं। 1974 और 1976 में जो हमारी मीटिंग्स हुई थी, मामला खत्म, बस खत्म, अब इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं। ओके, 2022 में फिर प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त फिर से कॉल किया गया गवर्नमेंट को कि बताओ भाई कैसे आपने करना है, तो उन्होंने कहा भाई ये जो हमारे बीच में, अब इसको पॉइंट को समझना, हमारे बीच में और श्रीलंका के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसका नाम याद रखना। ये क्वेश्चन अब एसएससी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है कि आएगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। उसको कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन। तो ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं अगर इसको ड्रॉ किया जाए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, तो वो जो है आइलैंड वो हमारे हिस्से में नहीं, वो उनके तरफ ही है, हमारी तरफ नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कहती है, पर कुछ लोगों के, कोई स्टेट के अपने भी कुछ अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो जिससे यूनियन और स्टेट में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो उनमें से एक पॉइंट आज हमने ये डिस्कस किया। तो जब ये न्यूज आती है, नो एफर्ट टू रिट्रीव कच्चा थीवू बाय बीजेपी रेजिम्स, तो वो प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं तमिलनाडु की, भी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है ना, तो बीजेपी कोई एफर्ट नहीं कर रही कच्चा थीवू को वापस लेने में। तो ओके, तो ये तो आपको सेकंड पॉइंट भी समझागा, थोड़ी थोड़ी इससे और भी हमें हिस्ट्री और भी हमें इन पॉइंट्स को समझने में मदद मिलती है। ओके जी, अब ये एडिटोरियल है, हम इस पे थोड़ा बाद में बात करेंगे। एक साइंस का बहुत जबरदस्त टॉपिक इस आज की डेट में है, तो ये है 2 वैक्सीन्स दैट ब्रॉट अस टू ब्रिंक ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो। पोलियो पे ये हमारा है। अब इसको जब भी आप क्वेश्चन करो, मैं आपको डेली की डेली इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी दूंगा जिससे वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ये इन्हेंसमेंट, इंप्रूवमेंट करेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, ब्रिंक, ब्रिंक कगार को बोलते हैं, कगार, तो इरेडिकेटिंग, खत्म होने की कगार पे है ये, तो हिंदी में कगार बोल देते हैं। सो एक ये
इसमें भाई अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात, व्हाई दिस इशू हैज बीन रेज्ड एट दिस मोमेंट। सो आपने सुना होगा, यू मे माइट हैव हर्ड अबाउट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has set up a target that by the end of 2024 it will eradicate the polio from this earth. It will eradicate the whole problem, whole. But अब हुआ क्या, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अफ्रीका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका जिसको कहेंगे अफ्रीका, उसको भी 2020 में डिक्लेयर कर दिया गया कि अफ्रीका जो है दैट इज फ्री फ्रॉम पोलियो, पोलियो से फ्री है। ओके, अब ये ध्यान रखना, इसमें ये सभी के लिए एसएससी जो भी एग्जाम्स हैं जिनके लिए ये पॉइंट्स, कब फ्री कब डिक्लेयर किया, 2020 में ये डिक्लेयर हुआ। बट आप कहोगे कि इंडिया कब डिक्लेयर हुआ, इंडिया याद रखना, इट इज 27 मार्च 2014 को ये डिक्लेयर हुआ। ठीक है, कि इंडिया इज पोलियो फ्री कंट्री। ओके, ठीक। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो इसमें प्रॉब्लम आ गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम आई, तो उसमें कुछ रूरल एरियाज में पोलियो है। रूरल एरिया समझेंगे आप, गांव के एरियाज जो हैं, रूरल एरियाज जो हैं वहां पे प्रॉब्लम पाई गई, जो अब रूरल एरिया से निकल के वहां के बिग सिटीज में भी फैल रही है, बिग सिटीज में। तो इधर ये कह रहे हैं कि हमने खत्म करना है, तो वहां पे अब सारा हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, वो अब निकल नहीं रही अब उसमें। तो उसके रीजंस हैं, तो रीजन क्या है कि कुछ जो बड़े मतलब अफगानिस्तान या पाकिस्तान के कुछ रिमोट एरियाज में, ऐसा नहीं कि सारा पाकिस्तान, रिमोट एरिया या पाकिस्तान में किसी भी वजह से अवेयरनेस नहीं थी, या वहां पे जो पहुंच नहीं हुई, इसमें वैक्सीन की पहुंच नहीं हुई, जो भी है, जैसे भी रीजन थे, तो ये अभी भी है। तो इस पॉइंट से ये आर्टिकल आया है। तो यहाँ पे अब ध्यान में रखना एक चीज, इंडिया कब पोलियो फ्री हुआ, इट इज 27 मार्च 2014। एसएससी जो भी एग्जाम है आपका, आप इसको नोट करते चले जाओ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इनसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमें। ओके, अब पोलियो के बारे में नाउ, पहले हमने अभी जो 2-3 पॉइंट्स किए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, दीज आर द पॉइंट्स। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल साइंस and the about scientist, name of the scientist, about the vaccine, इनके बारे में जनरल साइंस का ये टॉपिक आ गया है। तो जनरल साइंस में भी आपको पता है कि नाम आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो नाम हैं ये तो एक साइंस, बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो मैं बायोलॉजी से आगे लिखता हूं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो वायरस को, इन बहुत जो मतलब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनको स्टडीज करते हैं, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उनमें एक नाम ये याद रखना, जॉन एफ एंडर्स।
दूसरा नाम जो है थॉमस वेलर, तीसरा नाम है दैट इज फ्रेडरिक। ये नाम याद रखना। ये नाम आपको मतलब कई बार आता है ना कि किसी पोलियो से रिलेटेड, क्योंकि ये टारगेट पे चला गया है, तो WHO इस पे रिपोर्ट देने वाला है कि हमने कितना अचीव कर लिया, क्या क्या पॉइंट्स आए हैं। तो ये जो 3 नाम जो हैं अब हमारी टारगेट पे आ जाएंगे, हमारी अवेयरनेस में चलेंगे, तब इस पे क्वेश्चंस भी अब बनते हैं। जॉन एफ एंडर्स और थॉमस वेलर फ्रेडरिक। ओके, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये क्या थे। अब आपको थोड़ा थोड़ा और भी समझना पड़ेगा, भाई ये वायरस क्या है, तो वायरस भी तो समझना पड़ेगा क्या है। आपने अभी पीछे हम गए हैं तो 2019 2020 21 22, सो कोरोना वायरस वो वायरस था। व्हाट इज दैट वायरस? वायरस इज ए डिवीजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, जिसको आप ना कह सकते हो जिंदा है, ना कह सकते हो मरी हुई है। जब ये बॉडी से बाहर है कहीं पे भी, जैसे टेबल के ऊपर वायरस पड़ा है, तो इट विल बिहेव एज इफ इट इज नॉन लिविंग, तो वहां पे नॉन लिविंग चलेगा। बट इफ इट एंटर्स अवर बॉडी, इट बिगिंस टू ग्रो इन सच अ वे दैट इट स्प्रेड्स मल्टीप्लाई वेरी फ्रीक्वेंटली, तो ये बीमारी भी पैदा करते हैं। तो वहां पे ये ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ दे आर द लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे जब बाहर है नॉन लिविंग, जब बॉडी के अंदर चले गए लिविंग, तो ये वायरस है। पोलियो आपने देखा होगा, आज जो न्यू स्टूडेंट्स क्योंकि 2014 में इरेडिकेट हो गया। पुराने टाइम में हर क्लास में, अगर किसी क्लासरूम में भी जाओगे, किसी भी 1980s 1990s और 2000 के आसपास, फिर कम हो गया, तो एटलीस्ट 2 लोग ऐसे मिलते थे, 2 बच्चे ऐसे मिलते थे जिनकी पोलियो से ग्रस्त होते थे, हैंडीकैप्ड हो जाते थे, पोलियो होता था उनको। अभी भी आपको मिलेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे कुछ भिखारी भीख मांग रहे हैं, तो उनमें से कुछ बेचारे वो पोलियो से ग्रस्त होते हैं, जिनको चलना फिरना भी मुश्किल होता है। पर रिसेंटली आप लगभग 100% है कि अगर आप किसी भी स्कूल में जाओगे, कहीं पे भी आपको पोलियो का कैंडिडेट का पेशेंट नहीं मिलेगा, तो वो इरेडिकेट हो चुका है। ओके, मतलब जो रिपोर्ट है कि पोलियो फ्री हो चुका है, तो उससे क्या है, तो आपको पता होगा कि ये पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए छोटे बच्चों को, 5 साल से कम के बच्चों को ये एक इवेंट चलती है। तो उसमें जगह जगह पे जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं, मेडिकल जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये उस वक्त उसको मेडिसिन बच्चों को देती हैं, मुंह में दवाई 2 बूंद जिसको बोला जाता है मेडिसिन के, उससे हुआ है ये। और अब ये कंपलसरी भी है, कंपलसरी क्या, हर बच्चे को घर घर जाके वो उसको दवा ये मेडिसिन पिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि ये कोई बात है इस तरह से। अब इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। ये एक्चुअल में है कि 20th सेंचुरी, ये तो 1948 की बात है, 1948, तो 1948 से 20th सेंचुरी है। बिफोर दैट ये माना जाता था कि ये जो है ना, इसको एक नर्व सेल्स के कल्चर में, मतलब नॉन नर्व सेल कल्चर में ग्रो नहीं कराया जा सकता। मतलब हमारी बॉडी में गया तब तो ग्रो हो गया, पर अगर कोई कल्चर हम दोबारा बाहर ले लें इसका कोई, तो वहां पे इसको ग्रो नहीं कराया जा सकता। इसलिए इसको ये कोई हमारा रिस्पांस नहीं था, हमें पता नहीं चल रहा था इसकी वैक्सीन कैसे बनानी है। तो क्या था इनिशियली, क्या था, इट वॉज बिलीव्ड दैट इट कुड ग्रो ओनली इन नर्व सेल कल्चर्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही ये ग्रो कर सकते हैं, या किसी एनिमल की बॉडी में ही ग्रो कर सकते हैं।
बाहर लेबोरेटरी में इनको ग्रो नहीं कराया जा सकता। सिंपल भाषा में इस तरह से आप समझो, लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कराया जा सकता। पर उस वक्त हमारी नॉलेज भी इतनी ही थी, तो इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए। इस वायरस को मोंकी, जो जिसका जो बंदर है ना, जिसका लाल सा मुंह होता है, उसको रिहोसस मैक्वस कहा जाता है, मैकाक्वेस ये कहा जाता है बंदर। इसको हम इंडिया का ही है, ये बंदर इंडिया का ही है। इस पे डॉक्टर लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोई मेडिसिन हो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, फिर ह्यूमंस पे लाई जाती है। तो इनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, पर इन पे तो वो वायरस अफेक्ट ही नहीं कर रहा था, पर इंसानों पे इफेक्ट कर जाता था। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि ये जो पोलियो वायरस है, इसका होस्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी है। अब ध्यान रखना दूसरा पॉइंट, कि पोलियो का जो वायरस है वो उसका होस्ट सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, किसी एनिमल को ये पोलियो नहीं करता। ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी हमारे ऊपर ही अटैक है, और किसी पे ये अटैक नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले इन 3 साइंटिस्टों ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, एक तरीका निकाला कि बॉडी के बाहर किसी लेबोरेटरी में इनको वायरस को ग्रो करवाया जा सकता है। ओके, तो ये नाम आ गए। ओके, उसके बाद एक नाम दूसरा याद रखना है, जॉन सॉक। जॉन सॉक, ये नाम याद रखने, 3 ऊपर बताए, एक ये बता रहा हूं मैं, जॉन सॉक। जॉन सॉक ने कहा, इन तीनों को कहा, भाई आपने एक नई चीज निकाली है, आप एक फार्मूला बनाया, मैं ये भी एक साइंटिस्ट था, कि आप मुझे वो फार्मूला दो, किस तरह से आपने वो तैयार किया है मुझे दे दो, मैं इस पे कुछ मेडिसिन बनाऊंगा। अब पहले इनके कुछ टारगेट और थे, इनका था कि मैं कोई कंपनी चला लेंगे और रिसर्च करेंगे, ऐसा करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। पर जो जॉन एफ एंडरसन था, उसने इनको मनाया और पूरे का पूरा फार्मूला ही जॉन सॉल्क को दिया, सॉल्क को। उसने फिर इसमें एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक्सपेरिमेंट करके उसको एक फॉर्मएल्डिहाइड, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फॉर्मएल्डिहाइड में डिप करा दिया और ये इनएक्टिवेट कर दिए। इनएक्टिवेट समझ गए? इनएक्टिवेट मतलब खत्म कर दिए। जैसे बॉडी से बाहर वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, किल्ड, मार दिया इनको, किल्ड। और इसके बाद उसने इसको, जो सब्जेक्ट है, पहले बंदर में तो है नहीं, मतलब इंसानों में, पेशेंट्स में इंजेक्ट करके इसको टेस्ट किया, तो उसने उनकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज कर दी। तो मेडिसिन वहां से बननी शुरू हुई है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये साइंस का है, आप इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो खास करके बायोलॉजी। और इस पे क्वेश्चन है, पंजाब सिविल सर्विसेज के जो, अगर आप देखोगे उसके सिलेबस में ही लिखा हुआ है डिजीजेस में पोलियो लिखा हुआ है, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए। वो चाहे इसकी कटिंग या पेपर से इसका जो कहते हैं ना कटिंग ले लो, चाहे इसको डाउनलोड कर लो, आप करके रखो, ये आपके एग्जाम में लिखा हुआ। पोलियो के ऊपर ऐसे HIV लिखा है, TB लिखा है, उनके ऊपर आप स्टडी करते हो, इससे बड़ी स्टडी कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो जो उसमें अब आता ना कि ये तो अब सारे पढ़ते हैं, 10वीं वाला भी पढ़ता है, सारे पढ़ते हैं, PCS भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, UPSC वाला भी ये पढ़ता है। तो ये कई बार आ जाता है इम्यून सिस्टम, ये बायोलॉजिकल टर्म तो है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरों को ही पता है, हमें भी पता होना चाहिए। ये 2 तरह का है, सिस्टेमिक और म्यूकोसल। सिस्टेमिक में हमारा ब्लड आ गया, ब्रेन आ गया, और बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे आ गए। और म्यूकोसल है कि जो हमारे अंदर की लाइनिंग है, जैसे ये आउटर लाइनिंग है ना, स्किन के ऊपर लाइनिंग है, नहीं वो नहीं, एक जो हमारे अंदर इनर लाइनिंग है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारी और कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, और फिर यूरोजेनिटल, मतलब हमारे जो किडनी से जब फ्लो होता है यूरिन बाहर जाएगा, तो वो सारी इनर लाइनिंग,
और हमारी आंखें, यहाँ से भी वायरस एंटर कर सकता है कहीं से भी। तो यहाँ पे अब दो तरह से, ब्लड, ब्रेन और जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से वायरस एंटर करके बीमार कर सकता है, या हमारी जो इनर लाइनिंग है वहां से कहीं से एंटर कर गया, आंखों से एंटर कर गया, या फिर तो ये म्यूकोसल जो है ना, वो क्या करता है, हमारे अंदर एक लेयर बना देता है, लिक्विड की लेयर बना देता है। उस लिक्विड के, गाढ़ा सा लिक्विड म्यूकस कहा जाता है, उससे उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है सीधी जी। तो दो तरह का इम्यून सिस्टम है, सिस्टेमिक एंड म्यूकोसल। ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को नहीं मिलेगा, पर जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे, आप यूपीएससी का ले लो, पीसीएस का ले लो, एसएससी के ले लो, तो ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस किसने, डॉक्टर सॉल्क ने, ये ध्यान रखना आपको, ये आएगा क्वेश्चन, ये फिर से ध्यान रखना, आईपीवी उसने बनाया, आईपीवी उसका मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये मतलब है इसका। उसने ये बना के रख दी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मतलब मरे हुए पोलियो के वायरस की वैक्सीन। तो ये जो है ना, इसको इंजेक्शन से दिया जाता था, ओरल नहीं, दूसरी जो आजकल चल रही है ना, ओरल नहीं, इंजेक्शन से जो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। ओके, तो ये नाम याद रखना, कौन है, डॉक्टर सॉल्क। तो डॉक्टर सॉल्क को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये। पर आप कहोगे कि मेडिसिन तो दूसरी है, हमारे पास जो ड्रॉप्स सप्लाई जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल दूसरी है। जो दूसरे नंबर पे एक डॉक्टर एल्बर्ट सबीन, इसने भी खोज की। तो एल्बर्ट सबीन, इन्होंने क्या किया, पोलियो स्ट्रेन्स लिए। पोलियो स्ट्रेन्स आप कह सकते हो कि जिंदा पोलियो के कुछ वायरसेस के जो लिए लाइव पोलियो स्ट्रेन्स, उनको बंदर में डाल दिया। बंदर में डाल के उनको बंदर के सेल में, मैक्यू सेल में मतलब ग्रो कराया, ग्रो करवा के मैक्यू एरियस मैक्यू जो सेल्स में, मतलब इनको